हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बच्चे, तो ये आपका छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस पर आप सभी बच्चों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए, आज हम लोग केमिस्ट्री का एक चैप्टर आपके बीच में लेके उपस्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा चैप्टर इनऑर्गेनिक का चैप्टर लिया गया है। तो आज हम केमिस्ट्री के जिस चैप्टर का चर्चा करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है DNF ब्लॉक एलिमेंट, यानी पीरियोडिक टेबल का पी ब्लॉक का कहानी आप लोग को हम बता चुके हैं। इस ब्लॉक का भी कहानी बता चुके हैं। दो भाई का कहानी बचा हुआ था, डी और एफ, यानी डी से ही एफ निकला है। तो डी और एफ ब्लॉक के विषय में आज हम लोग जानेंगे कि डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। और बेटा, इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन, लगभग आपको हम 50 क्वेश्चंस लेके आएंगे क्या आए हैं। और ये 50 क्वेश्चंस के अलावा आउटसाइडर एक भी क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सब टाइप का क्वेश्चन जो फॉर्म किया जाएगा, सारे क्वेश्चंस को इसमें डाल दिए गए हैं। आउटसाइडर कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो बताया जाए, जितना बताया जाए उतना ही करो, क्योंकि आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको ये सब प्रिपरेशन करते रहिएगा। तो मैं आपका पूरे केमिस्ट्री का एक सेट ऑब्जेक्टिव का लाऊंगा। 300 या 400 क्वेश्चन होंगे और वो 300 क्वेश्चन में ही आपका 70 क्वेश्चन होगा। ऑब्वियसली नो डाउट कि नहीं होगा। जितना आपका शुरू में जो भी कमिटमेंट किया गया था वो आपको बताया जाएगा। तो बिना समय गंवाए आज का ये लेक्चर स्टार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन होने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत जल्दी केमिस्ट्री को हम लोग बीट ऑन करके निकल जाएंगे। उसके बाद 2 पार्ट मेरे पास बचा हुआ है, मात्र 3 से 4 चैप्टर बच गया है बेटा। अब जो भी है रिएक्शन मैकेनिज्म का, हेलो अल्केन, हेलो एरेंस हो गए, अमाइंस हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, नहीं ईथर हो गया, यही सब बचा हुआ है। इसको पढ़ेंगे, कहानी खत्म। नेक्स्ट चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। और सारे थ्योरी को जो कॉन्सेप्ट हम इसके बीच में आपको देंगे शुरू से लास्ट तक, जरा उस पर फोकस कीजिएगा। और सब ऑप्शन को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो वहां ध्यान दीजिएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम संक्रमण श्रृंखला यानी बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहा जाता है, पहले ये समझो। ट्रांजिशन एलिमेंट कहने का मतलब ये है, संक्रमण तत्व जो होते हैं वो संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो संक्रमण तत्व आपको डी ब्लॉक एलिमेंट को कहा जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो संक्रमण तत्व होते हैं। आखिर संक्रमण काहे है, ये संक्रमित है क्या, एड्स से पीड़ित है, कोलेरा से पीड़ित है, डायरिया से पीड़ित है, किससे पीड़ित है ये भी पीड़ित है, क्योंकि ये लड़ाकू विमान है। ये कैसा विमान है, ये लड़ाकू विमान है। लड़ाकू विमान में भी बहुत डेंजरस विमान है। डेंजरस विमान क्यों है, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी होती है ना, इसका जो वैलेंसी होता है जिसको आप लोग संयोजकता बोलते हैं, इसकी संयोजकता बदलते रहती है। संयोजकता क्या होता है, बदलते रहता है। संयोजकता जो होता है वो वेरिएबल होता है, यानी ये आपका इसकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती है, संयोजकता बदलते रहता है। यानी गिरगिट की तरह रंग बदलता है। किसकी तरह, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। कब किस पर, किस मोड़ पर, कहाँ कैसे अटैक करके क्या बना लेगा, खुद इसको भी अंदाजा नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे तत्व को ही ट्रांजिशन तत्व कहा जाता है। तो संक्रमित है, ये रावण खानदान है। ये कैसा खानदान है, रावण खानदान है। इससे बच के रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। लेकिन ये रावण खानदान ऐसा नहीं, रावण भी बहुत बड़ा ज्ञानी था। तो ये भी बहुत कुछ ज्ञान दे के जाएगा। आज का ये लेक्चर आपको बहुत ज्ञान देगा, नो डाउट कि नहीं देगा। जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो बेटा डी ब्लॉक से ही बनते हैं। बहुत सारे कंपाउंड बने हैं जो हमारे दैनिक जीवन को बहुत ही कंफर्टेबल और कॉन्वेनियंट बना देता है, बिल्कुल आसान बना देता है। तो चलिए, ये समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व, संक्रमित है, लड़ाकू विमान है ये। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी वेरिएबल होती है, इसका संयोजकता फिक्स नहीं होता है। संयोजकता तो वैसे बहुत सारे एस ब्लॉक का फिक्स होता है, पी में भी आपका बहुत का फिक्स होता है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक होता है निर्धारित होता है। तो इसमें भी है, ऐसा नहीं है कि फिक्स नहीं होता है तो 100, 200, 500 हो जाए। लेकिन जो भी होता है
उसमें निर्धारित आगे पीछे करते रहता है। तो आपके पास क्वेश्चन है द एलिमेंट शोइंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अमॉन्ग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो पहला ट्रांजिशन सीरीज जो डी ब्लॉक का शुरुआत होता है, वैसे पीरियडिक टेबल में बेटा 4 नंबर पीरियड से शुरुआत होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब लिखते हैं तो डी के लिए n-1d लिखते हैं, ठीक है। तो 3D से शुरुआत होगा और 3D में जो आपके एलिमेंट आएंगे, 3D में जो आपका एलिमेंट आएगा वो कौन सा आएगा, तो आपको मैं जरा बता दूं 3D का एलिमेंट, तो आपको पढ़ने में सहूलियत होगा। कैसे, पहला आपका लिथियम हो गया, दूसरा आपका लिथियम कहते हैं हाइड्रोजन हो गया, दूसरा आपका हीलियम हो गया। लिथियम के बाद बेरिलियम हो गया, इसमें आपका नहीं होगा। बेरिलियम के बाद आपका सीधा पी ब्लॉक में हम लोग चलेंगे और पी ब्लॉक में ही आपका एलिमेंट जाएगा। डी ब्लॉक आपका एब्सेंट होगा। पी ब्लॉक में आपके एलिमेंट जाएंगे तो पी ब्लॉक में आपका क्या होगा, बोरॉन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नियॉन के बाद सोडियम होगा, मैग्नीशियम होगा। मैग्नीशियम के बाद आपका क्या आ जाएगा, तो एल्युमिनियम आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, आर्गन आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद अगर चलेंगे तो आर्गन के बाद आपका क्या आ जाएगा, 19 नंबर किसका होता है, पोटेशियम हो गया। पोटेशियम के बाद कैल्शियम हो गया और कैल्शियम के बाद ही आपका शुरुआत होगा स्कैंडियम हो गया, नहीं टाइटेनियम हो गया, वैनेडियम हो गया, ठीक है, क्रोमियम हो गया, मैंगनीज हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, निकल हो गया, कॉपर हो गया और जिंक हो गया। ये जो आपको दिखाई दिया यहाँ से यहाँ तक, यही एलिमेंट आपको फर्स्ट सीरीज में आएगा। डी ब्लॉक के फर्स्ट सीरीज में यही एलिमेंट आएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, यही आपका आएगा। 10 का 10 आपको यही एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे पूछ रहा है द एलिमेंट शोइंग द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, तो आपको दिखाई दे रहा होगा निकेल भी बेटा इसमें है तो बिल्कुल है सर, क्रोमियम भी इसमें है तो बिल्कुल है सर, आयरन भी इसमें है तो बिल्कुल है सर, और Mn भी इसमें है तो बिल्कुल है सर। अब आपको करना क्या है, तो पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसका ज़्यादा होगा, तो निकेल कहाँ है, सो दिखाई दे रहा होगा। निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 28 होगा। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपका क्या आ जाएगा, निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 4s2 3d8। आर्गन के बाद आपको आर्गन 18 हो गया और उसके बाद आपका आ जाएगा 4s2 3d8 आ जाएगा, 3d8 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन दे कितना सकता है, मैक्सिमम ले कितना सकता है, तो ये आपका बेटा इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसके डी कक्षा पूरा हो जाएंगे, या देगा भी तो डी कक्षा से नहीं देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका आपका +2 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। क्रोमियम का ऐसे ही निकालिएगा आप क्रोमियम का, तो क्रोमियम का 24 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 4s2 आएगा, 3d आपका 5 आ जाएगा, 4s1 और 3d 5। मैंने बताया था कि s2 और d9 का केस आता है तो एक इलेक्ट्रॉन S से D में चला जाता है। S2D4 का केस आता है तो एक इलेक्ट्रॉन S का किस में चला जाता है, D में चला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जानना आपको बहुत जरूरी है, बहुत कुछ बता देता है वो। अब आपके पास ये जो आपका 4s1 और 3d5 आया तो ये देगा कितना, तो 1 4 5 6, तो इसका +6 हो जाता है। जैसे K2Cr2O7, K2Cr2O7 निकालिएगा +6 हो जाएगा। आयरन का आपका +2 +3 भी कभी कभी होता है तो ये हो गया। और मैग्नीज का देखिएगा तो KMnO4 आपका आएगा, KMnO4, तो इस पर आपका क्या हो जाएगा, तो इस पर आपका प्लस से बना जाएगा। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन देगा, तो मैंगनीज आपका देगा 25 वाला। ये 7 का 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये 2 या 3 दे सकता है, ये 2 दे सकता है। तो सबसे ज्यादा कौन दिया, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका आया, तो आपका Mn का आया। उम्मीद है ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बिना समय गंवाए 50 क्वेश्चन है बेटा, 50 मिनट के अंदर टोटल का टोटल कहानी सॉर्ट आउट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स 4f एनर्जी लेवल, तो 4f एनर्जी लेवल किस में आएगा, तो लैंथेनाइट्स वाला में। लैंथेनाइट्स वाला में जब f सीरीज आता है तो लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स का तो n-2f हम लोग लिखते हैं, और 4f में कौन जाएगा, तो लैंथेनाइट। तो लैंथेनाइट्स वाला आपका कहाँ चला जाएगा, लैंथेनाइट्स वाला 4f में जाएगा, एक्टिनाइट्स वाला आपका 5f में जाएगा। क्वाइनेज मेटल 1b धातु को क्वाइनेज मेटल कहा जाता है, जो 1b एलिमेंट है डी ब्लॉक का, और ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको कहा जाता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। तो 4f एनर्जी लेवल ग्रेजुअली फील्ड किस में होगा, तो लैंथेनाइट्स वाला 4f में रहता है। कहाँ रहता है, 4f में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिएगा। क्या कहता है कि निम्नलिखित संक्रमण तत्वों में से ऑक्सीकरण अवस्था का अधिकतम संख्या किसका होगा। ऑक्सीकरण अवस्था का बिल्कुल पहला क्वेश्चन स्कैंडियम है। स्कैंडियम का 21 है, अब लिखिएगा तो 4s2 हो जाएगा, क्योंकि आपका इसके बाद कैल्शियम 20 हो गया। अब 20 के बाद आपका कितना आया, आर्गन का 18, 18 2 20, 3d1 हो गया। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, तो बेटा +3 आ गया। 2 यहाँ से देगा, 1 यहाँ से देगा। क्रोमियम का अभी मैंने बताया है आपका कि क्या होगा, 4s1 होगा और 3d5 होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ये देगा तो कितना देगा, तो +6 इलेक्ट्रॉन देगा। अब आयरन का आपका कितना हो जाएगा, तो आयरन का जरा ध्यान से देखिएगा, तो आयरन का Fe2+, तो ये +2 या +3 देगा, आप करके देख सकते हैं। और इसका अगर देखिएगा तो ये कितना दे सकता है, +7। तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन होगा, KMnO4 ले सकते हैं। इसका K2Cr2O7, K2Cr2O7 यहाँ से निकाल सकते हैं, तो आपको +6 आएगा। ठीक है, +6 तो कौन दे सकता है, तो ये +6, ये +2 +3, ये आपका +3 और ये कितना आ गया, तो +7 आ गया। तो मैक्सिमम किसका आया, तो Mn का आया। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ये आपको CBSE बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन, कई एक बार सब पूछा हुआ मैक्सिमम क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए हैं, एक एक बेहतरीन क्वेश्चन है, 50 मिनट 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड सो फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। कैसा सब्सटेंस होता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। मैग्नेटिक सब्सटेंस में जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, जरा उसका समझ, चुंबकीय पदार्थ होता है, ये आपका क्या करेगा, जब इस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाइएगा, किस में ले जाइएगा, मैग्नेटिक फील्ड में जब इसको ले जाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में जब इसको ले जाते हैं हम लोग, तो चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को ले जाइएगा तो आपको क्या होगा, तो उस पर बल लगेगा। उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। तो इस पर आपका जो बल लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में ये आपका वीक एट्रैक्शन होता है, इसमें वीक एट्रैक्शन होगा। ठीक है, यानी बहुत कम एट्रैक्शन होगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एट्रैक्शन जो होगा ना, आकर्षण आपको बहुत कमजोर होता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा था फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इसमें कौन होगा, और फेरोमैग्नेटिक का सिंबल जब देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर तो ऐसा सब्सटेंस होगा, ये आपके ऐसे सब्सटेंस स्ट्रक्चर वाले आएंगे, वो फेरोमैग्नेटिक आएगा। तो CrO3 जो होगा वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, क्योंकि क्रोमियम ऑक्साइड को जब मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो उस पर जितना फोर्स लगना चाहिए मैग्नेट के द्वारा, वो आकर्षण बल उस पर कम लगता है। उस पर क्या लगता है, कम लगता है। वैसे सब्सटेंस को फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, और इसका बहुत सारे फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये आपका टेप रिपल्सन को शो करता है, यानी फोटोग्राफिक में, मैग्नेटिक फोटोग्राफिक कैप्चरिंग में ये सब काम आता है। कौन, ये सब सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन। बेटा एक सीरीज आता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, या रिएक्टिविटी सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आता है। ठीक है, या इसी को हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज जो बनाया गया है, ये जो श्रृंखला बनाया गया है, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय श्रृंखला या फिर क्रियाशीलता श्रृंखला जो बनाया गया है, इसमें जो मेटल ऊपर पाए जाते हैं ना, वो आपको ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी घटता है। हाइड्रोजन के नीचे आप देखिएगा तो हाइड्रोजन के नीचे आपको सोना हो गया, चांदी हो गया, सोना चांदी, इसके नीचे आपका Ag आ जाएगा, Au आ जाएगा, Pt आ जाएगा, Pd आ जाएगा। ठीक है, Hg आ जाएगा। ये सब इसके नीचे है, जो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, और ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव, नीचे वाले कम रिएक्टिव होते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन को कौन नहीं रिप्लेस करेगा, तो जो हाइड्रोजन के नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जैसे मान लो कि यहाँ पर आपका जिंक है और मरकरी आपका कॉपर नीचे है, तो कॉपर सल्फेट का रिएक्शन अगर हम जिंक के साथ करवाते हैं, तो जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, तो ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेगा और कॉपर को यहाँ से बाहर निकाल देगा। लेकिन यहीं पर आपका अगर H2SO4 है, अब इसका रिएक्शन आप कॉपर के साथ करवा दीजिएगा, तो कॉपर कहाँ पाया गया है, इस हाइड्रोजन से नीचे है, तो यहाँ पर नो रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर कॉपर सल्फेट का रिएक्शन आप हाइड्रोजन के साथ करवा देते हैं, तब भी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा
और यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो ये 5-6 ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया है वो आपको देखना होगा। जिंक है, Fe है, तो कॉपर। कॉपर आपको हाइड्रोजन से नीचे होता है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेगा। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वही रिप्लेस करता है कंपाउंड से एलिमेंट को। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट को क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब कहता है तत्व के किस ब्लॉक को, तो डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कॉपर सल्फेट के घोल को Ki की अधिकता से उपचारित कराने पर सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप क्या है वही आपसे पूछ रहा है बेटा। प्रिसिपिटेट प्राप्त होता है। तो प्रिसिपिटेट ऐसे सब्सटेंस है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन में जो बाई प्रोडक्ट जो हमारे यूज का नहीं होता है उसी को हम लोग प्रिसिपिटेट बोलते हैं। तो आपको करना क्या है? तो कॉपर सल्फेट, तो बेटा रिएक्शन करवाइए। कॉपर सल्फेट का रिएक्शन आपको Ki के साथ करवाना है। Ki आपको एक्सेस अमाउंट में दिया गया है, ज़्यादा मात्रा में है। अब जैसे ही इसका रिएक्शन करवाइएगा तो आपको बनेगा क्या? तो यहाँ से तोड़िए इसको। यहाँ से जैसे ही आप इसको ब्रेक करवाएंगे तो ब्रेक करने के बाद आपको क्या आएगा वो जरा ध्यान से देखिएगा। ब्रेक करवाइएगा तो यहाँ पर Cu2+ आएगा, यहाँ पर SO4 2- आएगा। ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये K+ आ जाएगा, ये I- आ जाएगा। प्लस वाला माइनस के साथ मिलेगा, माइनस वाला प्लस के साथ मिलेगा। उल्टा कर दिए। ठीक है, प्लस माइनस के साथ और माइनस प्लस के साथ। जल्दी मिलाइए इसको भाई। बहुत सारे क्वेश्चंस है, एक एक करके आगे बढ़ेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। याद रखो, एक एक चीज तोड़ के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब ये प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास, ये आ गया। अब यहाँ देखिए 2 प्लस है, यहाँ 2 माइनस होना चाहिए, तो 2 यहाँ लगा दीजिए, 2 हो गया। अब इसके बाद जब आप इसको मिलाइएगा तो इससे क्या होगा? Cu एगो और I2 दूगो, तो Cu का फॉर्मेशन हो जाएगा। और आपका बनेगा क्या इधर? तो इधर आपका K2SO4 बन जाएगा, ये K2SO4। तो K2SO4 बेटा स्टेबल है, लेकिन ये आपका अनस्टेबल है, ये हाईली अनस्टेबल है, यानी आपके बहुत ज़्यादा अस्थायी है। तो प्रोडक्ट कभी अस्थायी नहीं बनता है, हमेशा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। हमेशा जब प्रोडक्ट बनाते हैं स्टेबल नहीं तो रिएक्शन होता ही रहेगा, रिएक्शन होता ही रहेगा। तो अब इसके बाद जब ये अनस्टेबल है तो एक और रिएक्शन यहाँ पर होगा, और Cu जो है वो आपको रिएक्ट करके फिर आपको Cu आपको टूट जाएगा किस में? Cu2 में, और यहाँ से आपको I2 क्या मिल जाएगा? बाहर मिल जाएगा। अब इसको बैलेंस करना है तो 2 यहाँ लगा दो। ठीक है, 2 यहाँ लगा दीजिए, आपका बैलेंस हो गया बिल्कुल। अब आपका ये, तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट आया दिस इज ऑल प्रिसिपिटेट, यही व्हाइट कलर का आपका प्रिसिपिटेट होता है Cu। तो Cu है कहीं ऑप्शन? बिल्कुल है सर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आया समझ में? तो आपसे पूछ रहा था कि कॉपर सल्फेट का पोटेशियम आयोडाइड एक्सेस अमाउंट में लिए तो ये अनस्टेबल आया। अगर ये अनस्टेबल नहीं आता तब आपका ऑप्शन कौन सा होता? Cu इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आयोडीन यहाँ से हम प्राप्त किए जो स्टेबल है, बाद बाकी ये आपका अनस्टेबल प्रोडक्ट का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कहता है सबसे बाहरी विन्यास, आपका विन्यास दिया हुआ है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 आपका दिया हुआ है, 3d6 4s2। इससे पहले आपका आर्गन होगा, इससे पहले क्या होगा? आर्गन होगा। आर्गन के बाद आपका 4s2 तब आपका 3d कितना आ जाएगा? 3d6 आ जाएगा। अब आर्गन का कितना होता है? तो 18। इसमें 2 को आ गया तो प्लस 2 कर दो, 18 + 2। इसमें 6 जोड़ दो तो कितना हो गया? तो टोटल 26 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर वाला होगा। तो सबका एटॉमिक नंबर आप लिख लो। तो यहाँ पर इसका लिखिएगा तो ये कितना? 20 आएगा। इसका कितना है? तो 30 आएगा। इसका कितना है? Mg का 12 आएगा, मैग्नीशियम का 12 आएगा, और Fe का कितना आएगा? 26। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। BSEB में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं, यही कहानी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल बेटा 2 भाग में बांटा गया है। एक T2G EG होता है, DXY, DYZ, DXZ, DX2Y2, DZ2, ये सब इसके टाइप है, आप पढ़े होंगे। वैसे डी ऑर्बिटल का जो शेप होगा वो मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो DXY हम ले लिए, ठीक है, तो DXY में क्या होता है? एक आपका X होगा, एक आपका Y होगा। एक आपका ऐसा शेप इधर आएगा, XY दोनों के बीच में आएगा। तो ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा है ऐसा, इसको बेटा हम डम्बल शेप बोलते हैं। कौन सा शेप बोलते हैं? डम्बल शेप। डम्बल शेप कहने का मतलब ये डमरू आकृति का है। कैसा आकृति का है? तो डमरू आकृति का है। और यहाँ 2 गो डम्बल बन रहा है, इसीलिए इस शेप को क्या कहा जाता है? डबल डम्बल शेप कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग?
डबल डम्बल शेप के नाम से जानेंगे। कैसा? डबल डम्बल शेप। शंकर भगवान का जो डमरू होता है वैसा ही 2 डमरू बना दो। आप लोग ऐसे पढ़े होंगे, यही बेटा डमरू होता है। ये जो है ना, यही आपका डमरू होता है। ऐसे करके यही डमरू रहता है। ठीक है, तो ये ही डमरू को हम लोग ऐसे करके बनाते हैं ना, तो ये समझने के लिए ऐसे हम बोलते हैं कि ये डमरू शेप का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर निकालने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा। जैसे आप यहाँ पर अगर इसका निकालेंगे तो Cn माइनस होता है, तो यहाँ से Ni जब बाहर निकलेगा तो क्या चार्ज आएगा, इस पर जरा सोचो। Ni का x मान लो, Cn पर -1 आता है तो -1 गुने 4 कर दो, और टोटल पर -2 है तो -2 डाल दो, यानी x बराबर क्या आ गया? +2 आ गया। ठीक है, तो Ni पर आपका +2 आ गया। Ni पर क्या आ गया? +2। Ni फेकोनी यानी निकल का 28 में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, बचा कितना? 26। बचा कितना? 26। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो तो क्या आ जाएगा? 4s2 आएगा और 3d आपका 6 आ जाएगा। 4s2 3d 6 आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन जब इसका लिखिएगा तो आपका क्या आ जाएगा? d में आप लिखिए, तो d में आप इलेक्ट्रॉन को सजाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा? Cn आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड से, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 हो गया। अब इसके बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो आपका क्या आएगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन गया, तो गया कहाँ से भाई? तो इससे चला गया। कहाँ से गया? तो आपका इससे गया। किससे गया? इससे गया। और इस पर क्या आएगा? तो 8 आएगा। इस पर क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, इस पर 8 आएगा क्योंकि 28 था इसका इलेक्ट्रॉनिक। अब देखिए इसके बाद आपका क्या है? तो 4s आपका खाली हो गया। 4s खाली हो गया, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन गायब हो गया है +2 से। अब इसके बाद चूंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, Cn क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। Cn क्या है आपका? तो मजबूत लिगेंड्स है। मजबूत लिगेंड्स का क्या काम होता है बेटा? कि लिगेंड्स का काम होता है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जैसे इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऊपर की ओर है नीचे नहीं है, तो दोनों को क्या कर देगा? पेयर कर देगा। दोनों को क्या कर देगा? पेयर कर देगा। जैसे ही आप इसका पेयरिंग कीजिएगा, जैसे ही इसका पेयरिंग होगा, तो पेयरिंग होने के बाद कहानी आपका क्या आ जाएगा वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये पेयर करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आपको दिखाई दे रहा है, हो सकता है इसमें जाए, इसमें जाए या इसमें जाए। ठीक है, तो ऐसे आपके इसके पास डी ब्लॉक था तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, तो इसी का स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा? तो इसी का स्ट्रक्चर आपका टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको आगे हम ऐसा क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है बेटा। एयू का कितना? 79 होता है, लगभग 79 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो जेनॉन लिख दीजिए 54, और उसके बाद 4f आपका कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, 5d 10 हो जाएगा, और 6s आपका कितना हो जाएगा? 6x1, यानी कितना इलेक्ट्रॉन देगा? तो लास्ट में एगो इलेक्ट्रॉन है तो एगो इलेक्ट्रॉन ही देगा। कितना इलेक्ट्रॉन देगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन आपको ये डोनेट करेगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा? तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, 4s1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन देगा। आप लिख भी सकते हैं, अगर नहीं आएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको मैंने बताया है 1 2 3 4 5 6 7, सब में s लगा दीजिए। सब में क्या करना है? s लगा देना है। उसके बाद एक ऊपर एक नीचे छोड़ना है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 8 तक लिखेंगे, 7 हो गया। सब में p लगा दीजिए। सब में क्या कीजिए? p लगाइए। सब में आपका p लगाइए, और उसके बाद एक ऊपर एक नीचे छोड़िए, तो आपका 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। सब में d लगाइए। सब में d लगाइए। उसके बाद एक ऊपर एक नीचे छोड़िए, तो 4 और 5 f हो गया। अब आपको क्या करना है? भरना है। जिसका कम एनर्जी होगा उसमें पहले भरेंगे, ऐसे करके आपको भरना है। पहले इसमें भर देंगे दाहिने से बाएं की ओर, तीसरा में ये भरेगा पूरा, चौथा में ये भरेगा, पांचवा में आपको ये भरेगा, छठा में आपको ये भरेगा, ठीक है, और सातवां में आपको ये भरेगा, और आठवां में आपको क्या करना है? सातवां में ये भरना है, और आठवां में एट लास्ट आपको ये भर देना है। ठीक है, आठवां में ये भर देना है। ऐसे करके आप लिखिएगा। सब में एस में 2 इलेक्ट्रॉन, एस में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में सबसे ज़्यादा कितना? तो 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में सबसे ज़्यादा कितना? तो 14 इलेक्ट्रॉन। भर भर के आपको नीचे आना है। आप आइएगा, ऑलरेडी यहाँ पर आते आते आपका इतना कहानी खत्म हो जाएगा। मैंने दिखा दिया और तरीका भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हरा विट्रल क्या होता है? हरा थोथा, हरा थोथा, इसको क्या बोलते हैं? थोथा। विट्रॉल का मतलब थोथा। अब कहता है, देखो बेटा, इससे क्वेश्चन आता है, हरा थोथा, नीला थोथा, पीला थोथा, उजला थोथा, काला थोथा, ऐसे करके एक क्वेश्चन प्रत्येक बार बोर्ड में पूछता है। आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी नहीं छूटेगा। मैं आपको बता दूं कि थोथा क्या, जैसे आपको ये है ग्रीन विट्रॉल है, तो ग्रीन विट्रॉल कौन होता है? तो आयरन सल्फेट 7s2, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रीन विट्रॉल। क्या बोलते हैं?
इसको ग्रीन विट्रोल कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपको पूछेगा क्वेश्चन ब्लू विट्रोल बोलेंगे किसको, तो ये आपका ग्रीन होता था। ये आपका कॉपर सल्फेट क्या होता है, तो ये आपके ब्लू विट्रोल होते हैं। ये क्या होगा, ब्लू विट्रोल होगा। वैसे ही रेड विट्रोल पूछेगा यानी लाल विट्रोल क्या होगा, तो लाल विट्रोल यानी कोबाल्ट सल्फेट 7H2, ये लाल विट्रोल हो गया। श्वेत विट्रोल यानी श्वेत थोथा कौन होगा, तो जिंक सल्फेट हो गया। और ब्लैक विट्रोल क्या होगा, तो कॉपर मैग्नीशियम आयरन कोबाल्ट और निकेल, इन सभी में से किसी को ले से SO4 ये लगा देंगे तो ये सारे के सारे ब्लैक विट्रोल होंगे। तो मैंने ग्रीन विट्रोल, ब्लू विट्रोल यानी हरा थोथा, नीला थोथा, उसके बाद लाल थोथा, श्वेत थोथा और काला थोथा, सबका थोथा का कहानी पूरा थोथा की तरह थकुच के रख दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाईमैग्नेटिक आयन। तो डाईमैग्नेटिक क्या होगा और पैरामैग्नेटिक क्या होगा वो मैं आपको समझा दूं। अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D1 to 9 आता है, 1 to 9 यानी D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 अगर आता है तो ये बेटा पैरामैग्नेटिक होगा। ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, अगर ऐसा आएगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय यानी द्विचुंबकीय होगा। और अगर D0 आ जाए या फिर D10 आ जाए, ठीक है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए और उस पर D0 आ जाए, 3D0 आ जाए, 4D0 आ जाए, 5D0 आ जाए या 3D10 आ जाए, 4D10 आ जाए, तो इसको बेटा हम लोग डाईमैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाईमैग्नेटिक इसको कहा जाता है। ये आपके प्रतिचुंबकीय होते हैं या अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, ये आपका प्रतिचुंबकीय हो गया, ये आपका अनुचुंबकीय, तो ये आपको जानना होगा। अब सम में क्या है, तो कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 27। 27 में 2 चला गया, 27 में 2 चला गया। कोबाल्ट का कितना होता है, 27। 27 में 2 गया, 2 गया तो बचा कितना, 25। वैसे 27 वाला का आप लिखिए, तो 27 वाला का लिखेंगे तो 4s2 और 3d7 आएगा। 2 चला गया तो 2 चला गया तो 25 बचा, तो 25 वाला का आपका कितना आ जाएगा, 4s। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से जाएगा तो 4s से चला जाएगा तो 4s0 3d7। जब 3d7 आ गया, 3d7 तो इसको आप लिखिए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास आएगा यानी 1 2 3 4 5 6 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके 3 आ गए। इसका मतलब ये क्या होगा, तो पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अभी बताए हैं पैरामैग्नेटिक, ये हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप दूसरा तरीका ये है कि जो एलिमेंट आपका दिया गया है इसके क्या करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड आएगा तब पैरामैग्नेटिक होगा, इवन आएगा तो डाईमैग्नेटिक होगा। ठीक है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका Ni2+ है। Ni का कितना होता है, तो 28 होता है। ठीक है, अब इसका लिखिएगा तो 4s2 हो जाएगा और 3d8 हो जाएगा। ठीक है, और 2 चला गया तो 26 हो जाएगा, तो 26 तो जाएगा कहाँ से, तो 4s से चला जाएगा, 3d8 आ जाएगा। 3d8 का जब आप लिखिएगा यहाँ पर निकालिएगा तब आपका क्या आ जाएगा, वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो 2 अनपेयर्ड हो गया, तो ये भी आपको पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक है, पैरामैग्नेटिक। वैसे ही कॉपर का निकालिएगा तो कॉपर का कितना होता है, तो 29 होता है, यानी 4s2 और 3d9। 2 इसमें से चला गया, 4s1 और 3d10 कर देते हैं इसको, अभी बताए थे इससे पहले। अब इसमें से 2 गया तो बचा कितना, 27। तो कहाँ से जाएगा, तो एगो तो इससे चला गया, एगो इससे जाना होगा, तो 3d8 आ जाएगा। ठीक है, 3d कितना आएगा, 8। 3d कितना, 3d9 आ जाएगा। तो इसका आप लिखिएगा 3d का स्ट्रक्चर, तो इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, तो 1 आ गए, तो ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया। ऐसे ही आपका Zn2+ है, तो जिंक का बेटा कितना होता है, तो 30 होता है। जिंक का कितना होता है, 30 होता है एटॉमिक नंबर। जब 30 होगा तो इसका लिखिएगा तो 4s2 आएगा और 3d आपका 10 आएगा। 2 चला गया तो 30 में 2 गया तो 28 बचा, लेकिन जाएगा कहाँ से, तो अंतिम कक्षा से, तो 4s से चला गया, 3d10 आ गया। 3d10 में अब इसका लिखिएगा, आप अरेंज कीजिएगा इसको, तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होगा, 10 इलेक्ट्रॉन 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका डाईमैग्नेटिक। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको कलर्ड से डाईमैग्नेटिक यानी ये आपका पैरामैग्नेटिक भी होगा और कलर्ड भी होगा, याद रखिएगा, कुछ को छोड़कर। रंगीन भी होगा या आपके रंगहीन होंगे। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D1 to 9 आता है तो DD ट्रांजिशन के कारण, DD संक्रमण के कारण ये आपका रंगीन भी हो सकता है। अगर डाईमैग्नेटिक आएगा
तब आपका कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, डायमैग्नेटिक और कलरलेस कब, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 और D10 आता है तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज के पहला रो का एलिमेंट नहीं है, तो पहला रो का एलिमेंट का एक क्वेश्चन तो करवाए हैं। आयरन आपका ट्रांजिशन का है 26, ठीक है, यानी एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक, तो एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक का एलिमेंट आपका फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट में आता है। तो इसका 26 हो गया, इसका 24 हो गया, ये भी आ जाएगा। मैग्नीशियम का 12 हो गया, तो ये है नहीं है, और इसका निकल का 29 हो गया, निकल का 29। तो 26 से 21 से 30 तक किस में आ रहा है, फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन सीरीज में आ रहा है। तो 26 आ गया, 24 आ गया और 29 आ गया, 12 वाला आएगा नहीं आएगा, ये एस ब्लॉक का है। ये किसका हो गया, एस ब्लॉक का हो गया। एस ब्लॉक में यानी किसका, तो ग्रुप 2 का हो गया, और इसको अल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, अल्केलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। अल्केलाइन अर्थ मेटल क्या नहीं क्या, आपका क्षारीय भू धातु कहा जाता है, क्षारीय भू धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस यौगिक उग्म का जलीय घोल थोड़ा रंगीन होता है, ठीक है, निम्नलिखित में से अब कहता है कि किसका जलीय घोल थोड़ा रंगीन होगा। तो थोड़ा रंगीन बेटा कब होगा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक होगा तब थोड़ा रंगीन होगा। क्या होगा, थोड़ा रंगीन होगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक होंगे तब। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होगा तो इससे ज़्यादा रंगीन होगा, ठीक है। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके 3 हो जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा, उस ऊपर वाला से ज़्यादा, यानी रंगीनता नीचे बढ़ेगा। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा तो उससे ज़्यादा रंगीन हो जाएगा। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा रंगीन होगा, सबसे ज़्यादा रंगीन हो जाएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा रंगीन हो जाएगा, ठीक है। तब आपको क्या करना है कि सेंट्रल मेटल एटम जो इसमें दिया हुआ है या सेंट्रल मेटल आयन जो इसमें होगा, उस सेंट्रल मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा। और इलेक्ट्रॉन जब उसका वैद्युत विन्यास निकालेंगे तो डी पर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं और डी में अरेंज करके देखेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको इसी का ले लेते हैं, वैसे 3-4 एलिमेंट है, जैसे आपको देखो VOCl2 है तो इसका निकालो, तो ऑक्सीज, क्लोरीन पर क्या आएगा बेटा, क्लोरीन पर तो -1, ठीक है। अब भी का मान लो x, ऑक्सीजन पर क्या आया -2, और क्लोरीन पर क्या आ गया तो -1 गुने 2, ठीक है। और टोटल पर चार्ज कुछ नहीं है तो टोटल पर चार्ज आपका 0 होगा, 0 डाल दिए तो x बराबर क्या आ गया भाई, +4 आ गया। यानी यहाँ से निकला तो V4 निकला। क्या निकला, V4। V4 जब निकला तो वैनेडियम है, वैनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है तो 23 होता है, 23 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d3, 3d3 आ जाएगा, 4s2 3d3 आ गया। अब इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन चला गया, 23 में से 4 गया तो बचा कितना 19। तो दूगो कहाँ से जाएगा, दूगो यहाँ से, दूगो यहाँ से, तो आया क्या 3d1, 3d1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन आया। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए तो एगो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया तो एगो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, कितना हो गया एगो। इसका मतलब ये क्या हो गया तो स्लाइटली कलर्ड हो गया, पैरामैग्नेटिक भी हो गया, थोड़ा सा कलर्ड हो गया। तो एगो तो ये हो गया। FeCl2 का कहानी देखो, तो FeCl2 का क्या आता है उसका कहानी देख लो। तो FeCl2 है तो FeCl2 को आप तोड़ दो तो क्या आएगा, Fe पर 2+ आएगा और 2Cl- आएगा। अब आयरन का देखो तो आयरन का 26 होता है, 26 होता है, कितना होता है 26। अब उसके बाद 26 के बाद जब इसका कहानी आप देखिएगा तो 26 में आपका क्या आ गया तो इसका 4s2 और 3d6 ये आ गया। अब इसमें से क्या किया गया, दूगो इलेक्ट्रॉन चला गया है तो Fe2+ हो गया, Fe2+ आ गया तो Fe2+ यानी क्या 24 को हो गया। जब 24 को आ गया तो दूगो जाएगा कहाँ से तो S से जाएगा, तो 3d6 हो गया, 3d6 आ गया। अब 3d6 में आप देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके 4 है, तो ये भी क्या होगा रंगीन होगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा तो बिल्कुल आपके रंगीन हो जाएंगे, नो डाउट कि आपका रंगीन नहीं होगा। Cu2+ आपका क्या होगा रंगीन होगा, FeCl2+ आपका रंगीन होगा। अब देखिए तो ये तो आ गया, तो ये हाईली कलर्ड हो गया, ये बहुत ज़्यादा कलर्ड हो गया। आपको स्लाइटली कलर्ड बोल रहा है तो ये बहुत ज़्यादा रंगीन हो गया। तब इसमें से क्या करो एक कॉपर वाला का निकाल देते हैं, तो कॉपर का क्या होगा Cu2+, तो कॉपर का 29 होता है, 29 में 2 गया तो 27 बचा, जाएगा कहाँ से तो 4 से, तो 4s चला गया और 3d आपका 9 बच गया। तो इसमें जब निकालिएगा तो आपके कितने आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 1 आ गया, ठीक है,
एक आ गया, इसका मतलब ये स्लाइटली कलर्ड होगा, यानी कम रंगीन होगा। आपसे पूछ भी रहा था कम रंगीन कौन है, तो आपका बी करेक्ट ऑप्शन होगा। बी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, VOCl2 और CuCl2, क्योंकि इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया, तो 1 आया, और इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। तो ऐसे हम क्वेश्चन को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल माध्यम में I- और Mn4- के साथ ऑक्सीकरण उत्पाद। तो दोनों को बेटा क्या करो, रिएक्शन करवा दो। I- का रिएक्शन MnO4- के साथ आपको करवाना है, तो IO3- आ जाएगा, और प्लस आपका Mn2+ आपको यहाँ निकलेगा, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, तो +5 हो जाएगा। तो IO3- दिखाई दे रहा है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, सिंपल रिएक्शन था, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, NH4Cr2 NH4 होगा। ठीक है, गर्म करने पर गैस देता है, ऐसे ही गैस का उत्पाद होगा, यानी इसको हम गर्म करेंगे। जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको हम गर्म करेंगे। तो चलिए गर्म करवाते हैं बेटा, आग लगाते हैं। वैसे भी गर्मी का समय है, आग लगाना जरूरी है। गर्मी का है कि ठंडा का है, NH4 Cr2O7 है, हम इसको हीट करवाते हैं। जैसे ही आप हीट करवाइएगा तो आपको नाइट्रोजन गैस मिलेगा, Cr2O3 मिल जाएगा, और 2H2O आपको बन जाएगा। ठीक है, ये आपको बन जाएगा। ठीक है, बैलेंस है, नहीं है, नहीं होगा तो आप बैलेंस कर लीजिएगा। अब इसके बाद ये तो प्रोडक्ट हमको इसमें मिल रहा है, ये प्रोडक्ट आपको इसमें मिल रहा है, नो डाउट कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। अब कह रहा है कि इन चारों में से किसी एक को गर्म करवाएंगे, तो जो प्रोडक्ट इसमें आ रहा है ना, वही प्रोडक्ट आना चाहिए। तो यदि हम पहला वाला क्या करते हैं, जैसे आपका NH4NO2 है, इसको जैसे ही हम गर्म करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, तो नाइट्रोजन आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या आएगा, नाइट्रोजन के बाद आपका H2O आ जाएगा। नाइट्रोजन के बाद क्या आ जाएगा, H2O आ जाएगा। फटाफट आप बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करना आपको आता है या नहीं आता है, वो आपको देखना होगा फटाफट। जैसे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, 2 कर दो, यहाँ पर 4 कर दो, बैलेंस हो गया, सारे के सारे बैलेंस हो गए। तो दोनों के केस में यहाँ पर भी नाइट्रोजन बाहर निकला, यहाँ पर भी नाइट्रोजन। कौन सा ऑप्शन होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वही पूछ रहा था कि इसको गर्म करने के बाद जो प्रोडक्ट हमको मिलता है, वही प्रोडक्ट इन चारों में किसको गर्म करने के बाद हमको मिल रहा है। तो इसमें भी नाइट्रोजन ऊपर वाला में, उसमें भी क्या आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जब MnO2 KOH के साथ संलग्न, यानी MnO2 का रिएक्शन करवाना है KOH के साथ, तो कलर्ड कंपाउंड आपका बनेगा, और प्रोडक्ट और उसका कलर क्या होगा वही पूछ रहा है। तो बेटा कर दो, करवाओ इसको। क्या हो जाएगा, MnO2 का रिएक्शन KOH के साथ आप करवाइए, फटाफट करवा सकते हैं। आप लोग तो विद्वान हैं, मैंने पढ़ाया है, रिएक्शन में कलम नहीं रुकना चाहिए। केमिस्ट्री का मतलब भी है तोड़ दो। ठीक है, अब इसको आप करवाइएगा, तो करवाने के बाद इसको क्या कीजिएगा, तोड़ो उड़ो नहीं, ज़्यादा क्या तोड़ेगा। अब इसके बाद फटाफट इसका क्या करो, केमिकल रिएक्शन करवाओ। तो केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, K2MnO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा, आप प्लस K2MnO4 आपका बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बना के दिखाओ तो क्या बनता है, साथ में क्या बनेगा, वाटर बाहर निकलेगा। यार क्या बाहर निकलेगा, वाटर आपको बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये कब, इन प्रेजेंस ऑफ O2, इन प्रेजेंस ऑफ O2 के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। अब आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो फटाफट बैलेंस कीजिए। बैलेंस कैसे कीजिएगा, जल्दी बैलेंस करो। बैलेंस कर दिया, चलिए इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस कीजिएगा तो ये आपका 2 इधर 2 इधर, ठीक है, इधर 4 डाल दो, इधर 2 डाल दो, इधर 2 डाल दो, फटाफट बैलेंस हो गया। 2 4 2 2 बैलेंस हो गया। Mn इधर 2 ठो है, 2 ठो है, हो गया। ऑक्सीजन इधर 4 4 8 2 10, इधर 2 और इधर 8, 10 हो गया। और उसके बाद K2 इधर कितना है, 4 को बैलेंस हो गया। अब आपको क्या आया, तो ये जो आएगा प्रोडक्ट ना, ये आपका डार्क ग्रीन कलर का आएगा। डार्क ग्रीन यानी गहरा ग्रीन कलर का, यानी बहुत ज़्यादा हरा होगा। तो आपका ऑप्शन कौन है, तो K2Mn4, और कौन सा कलर, तो ग्रीन कलर का। 2 चीज़ पूछ रहा था, मैंने दोनों चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं, बीट नहीं करना है। दोस्तों को भी बताना है भाई क्या है नहीं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो पहले कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंथेनाइट्स का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बेटा इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। लैंथेनाइट्स का क्या होता है, अगर मान लो N-2 F1 2 14 N-1 D0 2 10 ये आ जाएगा। लैंथेनाइट सीरीज होगा तो ये हो जाएगा 4F1 2 14 हो जाएगा। और ये आपका क्या आ जाएगा, तो 5D0 2 10 आ जाएगा।
ठीक है, और ये आपका क्या आ जाएगा 6s2 आ जाएगा। ये कहानी आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन है, दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो इसको समझ लेना, सिंपल है। अब क्या कहता है, Cr और Fe, क्रोमियम और आयरन का परमाणु संख्या 24 और 26 दिया हुआ है, ठीक है। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्पिन के साथ अनुचुंबकीय है। अब आपको पैरामैग्नेटिक बताना है, पैरामैग्नेटिक अब आपको बताना है, लेकिन स्पिन के साथ बताना है। तो बेटा स्पिनिंग का कहानी थोड़ा जानना होगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है, आपको मैंने बताया है कि CO और CN आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होता है। मजबूत लिगेंड्स किसको कहा जाता है, वो लिगेंड्स जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, पेयर्ड कर देगा, उसी को स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कहा जाता है। तो CO और CN आपका हमेशा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होता है। NH3 आपका बहुत ही खतरनाक लिगेंड्स होता है, बहुत ही खतरनाक। यानी खतरनाक कहने का मतलब कभी स्ट्रॉन्ग का भी काम करेगा, कभी वीक का भी। तो स्ट्रॉन्ग का कब करता है, तो कॉपर, निकेल और आयरन जिसका समन्वय संख्या 6 होगा, तब NH3 आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की तरह काम करेगा। और CO3+ जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ रहेगा, तब NH3 आपका स्ट्रॉन्ग का, यानी NH3 स्ट्रॉन्ग का काम कब कब करता है, तो कॉपर का, निकेल का, आयरन का समन्वय संख्या जब 6 होता है, तब NH3 मजबूत लिगेंड्स का काम करता है। और CO3 का कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होगा, तब NH3 आपका मजबूत लिगेंड्स का काम करेगा। और प्लेटिनम के केस में सारे के सारे लिगेंड्स, इन केस ऑफ प्लेटिनम जब लेंगे, उस केस में सारे के सारे लिगेंड्स, जितने भी लिगेंड्स हैं, वो सारे मजबूत लिगेंड्स जैसे काम करते हैं, यह आपको जानना चाहिए। अब आपको देखिए, यहां पर देखिए तो क्रोमियम है, क्रोमियम तो CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ये भी स्ट्रॉन्ग और ये भी स्ट्रॉन्ग, सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आपको इसमें अवेलेबल है। अब सबके स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में क्रोमियम पर 6 है, क्रोमियम पर 4 जीरो होता है, तो यहाँ पर क्रोमियम आ गया। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s1 और 3d5 हो गया। अब 3d5 जब क्रोमियम का आ रहा है, तो यहाँ जब ध्यान से आप देखेंगे तब आपको क्या कहानी समझ में आएगा, वो देखिएगा। CrCO ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये क्या कर देगा, पेयर्ड कर देगा, इसको क्या करेगा, पेयर्ड कर देगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है तो इसको पेयर्ड करेगा। तो पेयर्ड करने के बाद आपको क्या आएगा, ई दूगो पेयर्ड हो गया, ई दूगो हो गया, एगो इसमें बच जाएगा। क्या बच जाएगा, एगो आपका क्रोमियम में बच जाएगा। 24 था, एक 25 इसमें आ गया, तो ये बच गया। अब इसके बाद जब आप दूसरा को देखेंगे, किसको देखेंगे, दूसरा को आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, FeCO में, तो Fe आपका क्या आ जाएगा, Fe आपका, Fe आयरन है, CO पर 4 जीरो होता है, तो Fe आपका 26 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो 1s2 और 4s2 और 3d कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3d 6 आ गया, तो 6 गो इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो इसमें 1 2 3 4 5 और एक 6 है, तो ये सब का सब क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। टोटल का टोटल आपके पेयर्ड हो जाएंगे, 1 2 3 को पूरा पेयर्ड बना देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, इसमें नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें क्या होगा, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन आपके नहीं होंगे, तो ये आपका खाली रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, तो ये डाईमैग्नेटिक हो गया, ये क्या हो गया, डाईमैग्नेटिक हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें देखो, इसका कहानी अगर हम देखें तो इसका कहानी क्या आएगा, तो FeCN6, तो यहाँ पर Fe2+ आ जाएगा। Fe2+ आ गया, तो 2+ यानी 2 गो इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन दिया तो 26 के बाद 24 आएगा, तो 24 यानी 4s0 हो जाएगा और 3d6 हो जाएगा। 3d6 में देखिएगा तो वही कहानी जो ऊपर अभी बताए थे, 3d6 में 1 2 3 4 5 6, और जैसे ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आ गया तो ये 6 का 6 जो है वो 3 गो जोड़ा में बदल देगा, इसको 3 गो जोड़ा में बदल दिया, तो ये भी आपका डाईमैग्नेटिक हो गया। अब इसका कहानी देखो, तो इसका कहानी जब देखिएगा तो Cr यहाँ पर क्या आएगा, तो इस पे NH3 न्यूट्रल लिगेंड से Cr3+ आएगा। 3+ जब आ गया कितना आ गया, 3+, Cr आपका क्या आ रहा है, 3+, तो 3+ कहने का मतलब 3 गो इलेक्ट्रॉन ही दे दिया। कितना दे दिया, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो क्रोमियम का कितना होता है, तो 24 होता है। 24 में 3 दे दिया तो बचा कितना, 21। ये आपका क्रोमियम का 24 था, ठीक है, 24 था। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख लो, तो इसका क्या आएगा, 4s1 और 3d आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। और जब 3 को दे दिया, ठीक है, तब 21 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसमें से तो एगो इधर से गया, 2 गो उधर से, 3d कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3d कितना आ जाएगा, 3 को जैसे ही देगा तो 3d 3 आ जाएगा। तो 1 2 3, ठीक है, 3 को आपका 4d में कहते हैं, 3d में कितना, 4s0 और 3d में आपका 3 आ जाएगा। 3d में 3 गो इलेक्ट्रॉन, जब इसको पेयर्ड करेंगे तो पेयर्ड करने के बाद आपका कहानी क्या आएगा, तो 1 2 गो ही हो जाएगा, एगो अनपेयर्ड, तो एगो अनपेयर्ड आपको इसमें भी बच गया।
इसके कारण ये पैरामैग्नेटिक होगा। और यहाँ पर भी आपका क्रोमियम का था, CO न्यूट्रल लिगेंड से +5 था, तो क्रोमियम का 4s1 18 2 20 5 25 18 2 20 4 24, यहाँ पर भी। तो दोनों ऑप्शन यानी ये भी ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन सही है, दोनों का दोनों ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। और दोनों स्पिन के कारण हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन जो आपका डी में आएगा वो इवेन आएगा तो पूरा पेयर्ड हो जाएगा, जोड़ा लग जाएगा। अब बचा तो यहाँ पर भी किसके कारण, तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन बेटा दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसके कारण यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऊपर की ओर है, इसके कारण ये पैरामैग्नेटिक हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ट्रू इन द फॉलोइंग, इसमें कौन सही नहीं है। तो बेटा इधर वाला बेसिक होता है लैंथेनाइट्स लालू, ठीक है, 57 से 89 तक, तो ये आपका ज़्यादा बेसिक होगा। और इधर से जैसे जैसे घटेंगे तो वैसे वही बेसिसिटी घटेगा, बेसिसिटी क्या होगा, घटेगा, तो ज़्यादा। पहला ही क्वेश्चन है LaOH3 इज लेस बेसिक। और लैंथेनाइट्स वाला का जरा ध्यान से समझेगा, लैंथेनाइट्स वाला का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा जनरली आपका +3 होता है। सामान्यतः लैंथेनाइट सीरीज का ऑक्सीकरण संख्या +3 होता है, कभी कभी +2 और +4 भी होता है, कभी कभी +2 और +4 भी होता है। और एक्टिनाइट्स जो होता है, एक्टिनाइट सीरीज का समानतः +2 +4 और +6 भी होते हैं, और कभी कभी +3 आएगा, 2 +4 6 भी होता है। तो आप LHOH3 है तो +3 वाला है, तो ये आपका लेस बेसिक देन, इससे ज़्यादा बेसिक ये होगा, यानी पहला स्टेटमेंट ही आपका गलत दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लैंथेनाइट्स कंट्रक्शन। लैंथेनाइट कंट्रक्शन क्या होता है कि जब लैंथेनाइट्स का कोई भी लैंथेनाइट्स का मेटल को M3+ में यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, उसके बाद जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ना, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या आपका बढ़ेगा, वैसे वैसे साइज जो होगा ना, एटॉमिक साइज उसका, वो साइज आपका घटेगा। ठीक है, लैंथेनाइट कंट्रक्शन उसी को बोलते हैं। जैसे जैसे M3+ का, जैसे जैसे आपका M3+ यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, सब में से 3 निकाल दीजिए। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट आपका लैंथेनाइट्स का क्या होता है, 3, M का मतलब मेटल है। ठीक है, कोई भी लैंथेनाइट्स वाला का, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए लैंथेनाइट्स La3+ है। ठीक है, तो La3+, वैसे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसका साइज छोटा होते चला जाएगा, वही आपका लैंथेनाइट्स कंट्रक्शन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या होता है, तो इसके कारण लैंथेनाइट्स कंट्रक्शन के कारण जर्मेनियम और हॉफियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर रेडियस होता है, वो आपका सिमिलर हो जाता है और दोनों के साइज भी लगभग बराबर हो जाते हैं। किसके कारण, लैंथेनाइट्स कंट्रक्शन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कंट्रक्शन से रहेगा, सिकुड़न से। क्या कहता है, लाल गर्म स्टील को धीरे धीरे, यानी कोई भी गर्म है पूरा लाल कर दीजिए, निकाल के उसको आराम से बाहर में डाल दीजिए। गर्म ठंडा करने का कई एक तरीका है बेटा, कोई भी चीज़ को गर्म किए, जैसे आपको मजबूत लोहा हार्ड बनाना है बहुत ज़्यादा, तो आप क्या कीजिएगा, लोहा को देखते होंगे लोहार पीटता है, और पीटने के बाद बाहर निकाला, सीधे पानी में डाल दिया तो तुरंत ठंडा हो जाएगा। अब उसको और जल्दी ठंडा करना है तो आप ठंडा पानी में डाल दीजिए, और जल्दी हो जाएगा। उससे भी और जल्दी करना है तो बर्फ़ में डाल दीजिए, और जल्दी हो जाएगा। आराम से धीरे धीरे ठंडा करना है तो आप उसको क्या कीजिए, लोहा को पीट दीजिए, पूरा लाल करके जो पीटना है, जिस शेप में बदलना है बदल दीजिए, और बाहरी वातावरण में डाल दीजिए, तो वो धीरे धीरे ठंडा होगा। और उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एनीलिंग कहा जाता है। उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एनीलिंग कहा जाता है, जिसमें लाल हॉट स्टील को बाहर निकालकर धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में ठंडा किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनीलिंग। ठीक है, हार्डनिंग क्या होगा, तो हार्डनिंग गर्म तुरंत ठंडा करना होगा। ठीक है, तुरंत ठंडा करेंगे तो हार्ड लोहा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि इनवार इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड निकल विच इज यूज्ड इन वॉचेज एंड मीटर स्केल। क्या कहता है कि इनवार आपका एक एलॉय है, ठीक है, जो लोहा और निकल से बना हुआ है, जिसका इस्तेमाल घड़ी में और मीटर स्केल में किया जाता है। घड़ी और मीटर स्केल में क्यों किया जाता है, पतला पतला सुई रहता है, क्योंकि उसका जो बेटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है, यानी फैलने का जो दर होता है वो बहुत कम होता है, वो फैलता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, यदि कार्बन मोनोऑक्साइड में CO बॉन्ड की लंबाई 1.128 एंगस्ट्रम हो तो FeCO5 में। अब जरा देखो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या कहता है कि कार्बन में, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड में ये बॉन्ड होगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉन्ड लेंथ ये दिया है, ये बॉन्ड लेंथ 1.128 एंगस्ट्रम दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि इसी कार्बन मोनोऑक्साइड को FeCO5 यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में रख दिया गया है। किस में रख दिया गया है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में रख दिया जाए तो ये बेटा आपका
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया। कैसा हो गया? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यानी क्या? जिसमें आपके मेटल्स भी होंगे, ऑर्गेनिक भाग भी होगा और मेटेलिक भाग भी होगा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होता है, जितने भी आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं उसमें पाई बैक बॉन्डिंग होता है। क्या होता है? पाई बैक बॉन्डिंग की क्रिया होती है। और ये जो पाई बैक बॉन्डिंग का क्रिया होगा इसी को हम लोग साइनरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनरिक। साइनरिक कहा जाता है। ठीक है। तब जैसे ही आप CO को क्या कीजिएगा, जैसे ही आप CO को Fe के साथ मिलाइएगा तो वहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो बैक बॉन्डिंग, पाई बैक बॉन्डिंग की क्रिया होगा और साइनरिक बॉन्ड का निर्माण होगा। तो चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि आपका Fe और CO के बीच, Fe और CO के बीच साइनर्जिक बंधन बनेगा। ठीक है। साइनर्जिक बंधन का निर्माण होगा, होने के कारण बॉन्ड ऑर्डर जो होगा, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर आपका घट जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर आपका घटेगा, ठीक है, जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर आपका घटेगा वैसे ही बॉन्ड लेंथ आपका बढ़ जाएगा। ठीक है। तो हुआ क्या कि CO का बॉन्ड लेंथ आपका दिया हुआ था, कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.128 एंगस्ट्रॉम। अब इसको Fe के साथ मिलाते हैं तो आपको कार्बनिक चुंबकीय यौगिक का निर्माण होता है। और कार्बनिक चुंबकीय यौगिक में क्या होता है? तो वो आपका पाई बैक बॉन्डिंग बनता है, जिसको साइनर्जिक बंधन कहा जाता है। और जैसे ही ये साइनर्जिक बंधन Fe और CO के बीच बनेगा वैसे ही बॉन्ड ऑर्डर आपका घट जाएगा। बंधन का क्रम क्या हो जाएगा? वो घट जाएगा। और बॉन्ड ऑर्डर जैसे ही घटेगा वैसे ही CO के बीच जो बॉन्ड लेंथ पहले था उसके कंपैरिजन में CO का बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। तब बढ़ेगा तो 1.128 है, ये तो बराबर है। 1.072 छोटा है, 1. ये तीनों छोटा ही है या बराबर है, तो ज्यादा कौन हो गया? तो 1.15 ही आपका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। बढ़ के यही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। क्या आएगा वो हमको निकालना नहीं था, केवल क्या होना चाहिए वो बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में आपका सूडो हाइलाइट्स, एक हाइलाइट्स बेटा सूडो फोर्स हम लोग पढ़े हैं, यानी क्या? वास्तव में फोर्स नहीं लेकिन फोर्स जैसा व्यवहार करता है। इंसान का नाम कुत्ता होता है, का है? का है कि कुत्ता वाला लक्षण उसमें होता है। इंसान का नाम डाकू होता है, ठीक है, नहीं डाकू कहते हैं ना, कुत्ता कहते हैं, बिलाई कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका लक्षण उसमें दिखाई देता है। तो ये तो आपका हैलोजन का है, हैलोजन का, हैलोजन का। तो जो हैलोजन से बना है वो तो हैलाइट्स होगा ही, और सूडो हैलाइट्स उसको बोलेंगे जो हैलाइट्स का सब गुण पाया जाएगा लेकिन वो हैलाइट से बना हुआ नहीं होगा। तो कौन सा है? तो CN आपका AgCN। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो सूडो हैलाइट्स होते हैं। अब क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा बेटा? जिसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मैक्सिमम होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? म्यू बराबर √N गुने N+2 बोर मैग्नेटन होता है, जहां पर N आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स आपका होगा, क्या होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपका N होता है। तो इसमें आपको निकालना होगा कि सबसे ज्यादा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो क्या आएगा? D5 आएगा। का है कि 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इससे इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, तो D5 आ गया। तो म्यू का मान, तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ सकता है? 5 ही आ सकता है। अब इसका वैल्यू डाल दो इसमें, क्या इसमें 5 और 5+2 डाल दो, बात खत्म। 5 हो गया और यह 5+2 7 हो गया, यानी 35 आ गया। 35 लगभग 6 से कम तो 5.9 के करीब आ जाएगा। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट किसका हो जाएगा? तो Mn का हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपका चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वो Mn का होगा। सबसे ज़्यादा किसका होगा? Mn का। स्टेबिलिटी भी हम इससे पता करते हैं। जब स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा, क्वेश्चन आपको स्टेबिलिटी से देगा, तो D10 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद D5 वाला स्टेबल होता है, और उसके बाद D3 वाला होता है। ये याद रखिएगा। और इससे कम ही स्टेबल दूसरा कोई होता है। ठीक है। दोनों चीज़ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन
धातुएं जो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाती है, मेटल जो आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, तो जो रिएक्टिव होगा सो आसानी से ऑक्सीडाइज होगा। तो आयरन के तो अभी बताएं कि इसमें रिएक्टिव कौन होगा भाई, तो हाइड्रोजन के नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन आता है, तो कॉपर आता है, सिल्वर आता है, गोल्ड आता है, प्लेटिनम आता है, प्लेटिनम आता है, तो ये सब कम रिएक्टिव है। तो कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम कम रिएक्टिव है, तो ज़्यादा कौन है, एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम तुरंत ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि H प्लस आयन आसानी से H प्लस आयन को कौन रिड्यूस करेगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर पाया जाएगा। तो हाइड्रोजन से ऊपर, हाइड्रोजन के ये नीचे है तो नहीं होगा, I2 नीचे है नहीं होगा, Cu2 प्लस आपका क्या है नीचे है नहीं होगा, कौन सा होगा, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो उसको आसानी से क्या कर देगा, बाहर कर देगा। अब क्या कहता है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है बेटा इसका, तो इसका इक्विवेलेंट वेट यानी क्या, एटॉमिक वेट। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या है, एटॉमिक वेट अब बट्टा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइदर गेन्ड और लॉस। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या हो जाएगा, इसका +1 गुने 2 हो जाएगा, इसका x हो जाएगा गुने 2 हो जाएगा, इसका -2 गुने 7 हो जाएगा बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो 12/2 आ जाएगा, कितना आ गया +6, तो इसका कितना 6, तो नीचे 6। इक्विवेलेंट वेट आपका ये होगा यानी 1/6 गुने एटॉमिक वेट। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो जरा ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें किसका होगा, तो Mn का होगा। बताने की आवश्यकता नहीं, पहले बताएं, इसका +6 होगा, इसका +2 और +3 होगा, वैनेडियम का +4 हो सकता है, ठीक है। Mn का क्या होगा, तो इसका +7 होगा, सबसे ज़्यादा। आप कंपाउंड बना के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, पीतल मिश्र धातु में घटक है। तो पीतल में बेटा मुख्य रूप से आपको 66% तो यही पाया जाता है, 34% ये पाया जाता है, ये दोनों तो ऐसे ही रहता है। Sn भी पाया जाता है, यानी कम मात्रा में, Sn 9 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल मैटम हैज ऑक्सीडेशन स्टेट +6। इसमें किसका है, तो जरा निकाल के देखो बेटा, इसमें क्या होगा, इस पर -2, तो -2 गुने 2 -4 +6, तो इसी का +6 आ गया, इसका क्या आ गया +6 आ गया, आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लोरीन पर -1 गुने 2 -2, इस पर -2 गुने -4 -2 और -4 -6, तो ये +6 आ गया। इस पर देखिएगा तो ये -1 होगा तो इस पर +1 आ जाएगा, इस पर -1 होगा तो इस पर +1 आ जाएगा, तो इसका +1 आ गया, इसका आपका +1 आ गया। MnO4 यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पर MnO4 माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा -8 इधर हो गया, तो ये आपका +7 आ गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, +6 वाला, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका सही ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। तो बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें अधिकतम होगा, तो आयरन, सब में आपको निकालना होगा। तो आयरन का हम अभी निकाले हैं, तो इसमें 3d6 आएगा। 3d6 जब आएगा तो आप देख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना आ जाएगा, तो 4 को आ जाएगा। जिंक में तो होगा नहीं, 3d10 होगा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कॉपर में 1 चला गया तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका 0 हो जाएगा। और Ni3+ दिया हुआ है तो Ni3+ का आप निकाल लो, Ni3+ का, तो Ni3+ का क्या आ जाएगा, तो फेकोनी, ठीक है। 28 है, 28 में से 3 गया तो 3d9 आ गया, 3d9 आ गया, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हैं, तो Fe2+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, Fe2+ में आपको 4 गो है। और इसमें निकालिएगा तो 3d9 आ रहा है, 3d8 था, 3d क्या 3+ था ना, 3d7 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आ जाएगा, ठीक है। 28 था, 28 में से 3 चला गया तो 7 बचा, तो 7 के लिए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना आ गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 3 गो आ गया, उसमें 6 था 4 गो, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म। इसमें सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक कौन होगा, तो सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक वो होगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। और इसमें आपका आप निकाल के देखिएगा तो FeH2O आपका आएगा मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आप निकाल के देख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन पहले बताएं। अब कहता है मेल्टिंग पॉइंट किसका मिनिमम होगा, तो भाई मरकरी का होगा, बहुत कम होता है मेल्टिंग पॉइंट, कितना -38.83 होता है, -38.83। इसके बाद अगर दूसरा पूछता तो इसका बोल सकते थे, इसका भी कम होता है। काहे कम होता है, क्योंकि इसमें वीक मेटेलिक बॉन्ड होता है, वीक मेटेलिक बॉन्ड होता है। मेटेलिक बॉन्ड आपका जितने भी अल्कली मेटल होता है उसमें सबसे कम सीजियम का होता है, ठीक है। सीजियम यानी ग्रुप 1 वाला में सबसे कम आपका मेल्टिंग पॉइंट इसी का होगा, और बिग साइज होने के कारण, ठीक है।
बड़ा साइज होने के कारण और मेटेलिक बॉन्ड कमजोर होने के कारण। वीक, WEAK, वीक मेटेलिक बॉन्ड होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फार्मूला कैलोमाइन का क्या होता है, तो H2Cl2 आपका इसका फार्मूला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्पेसिफिक कैरेक्टर ट्रांजिशन मेटल का क्या है कि उसकी वैलेंसी निर्धारित नहीं होता है, डिफाइनेटिव वैकेंसी। फाइनेटिव नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, और निश्चित होता है, उसी को डिफाइनेटिव वैलेंसी कहा जाता है, पहले ही समझाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग केटायन डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ अमोनिया, तो ये भी सॉल्युबल बनाता है, ये भी सॉल्युबल बनाता है, ये भी सॉल्युबल बनाता है, कौन नहीं बनाएगा, Al3+। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक का जो भी एलिमेंट होगा, डी ब्लॉक के एलिमेंट आपको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। डी ब्लॉक का एलिमेंट जो है वही आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। डी ब्लॉक छोड़ के रेयरली ही दूसरा एलिमेंट बनाएगा। तो ये सारे डी ब्लॉक के थे, वो आपके एस ब्लॉक के थे। आप आंसर में लिख सकते हैं सकारन। डेंटल अमलगम, दांत को भरने में इस्तेमाल किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोना, चांदी, मरकरी ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कौन सा था, SN, AG का इस्तेमाल करते हैं, सोना और चांदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही ऑप्शन आपका होना चाहिए। ऑप्शन सही है या नहीं, मेरे ख्याल से तो सही होना चाहिए, ठीक है। यही ऑप्शन, इस सब का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कलर्ड कंपाउंड, इसमें कलर्ड कौन बनाएगा, तो ये बेटा 3D10 वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको कॉपर Cu+ दिया हुआ है, तो Cu+ ये भी 3D10 वाला है, तो कलरलेस, ये भी कलरलेस, ये भी कलरलेस। और उसके बाद आपका दो ऑप्शन बचा हुआ है, Ag2+ का Fe3+ तो बनाएगा, Fe3+ आपका बनाएगा। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कलर्ड, तो कॉपर का 29 होता है, एक दे दिया, ये भी कलरलेस बना दिया। कलर्ड पूछ रहा है, कलर्ड सॉल्ट, तो आपका Fe3+ ऑप्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, Fe3+ आपका 3D5 आएगा, तो कलर्ड कंपाउंड यही बनाएगा, ठीक है। कलर्ड सॉल्ट का निर्माण करेगा। और इस प्रकार आपका बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा लेक्चर आपका लास्ट कर गया। कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। नो डाउट कि मैंने पूरा एफर्ट लगाया है और आपका ये इंतजार रहता है, आप लोग भी वेट कीजिए। और बहुत जल्दी आपको अगला लेक्चर भी दिया जाएगा। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते खेलते पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।